नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, जो आपका 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होना है, उसी के क्रम में हम लोग PYQ सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम 2024 में जो जनवरी में सीटेट अपर प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ है उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोग सोशल साइंस का जो पोर्शन है, जो मेरे साथी सोशल साइंस लिए हैं उनके लिए है। इसका जो साइंस पोर्शन है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब सोशल साइंस के पोर्शंस को सॉल्व करें, इसकी पेडागोजी भी सॉल्व कर चुके हैं साथियों। तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके इसके सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको PYQ सीरीज़ यहाँ पे आपको 2024 से लेकर 2011 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए वो आपको मिलेंगे। अगर आप ये सारे यहाँ से जितने भी PYQ सीरीज़ है आप यहाँ से अगर कर लेते हैं साथियों, तो आपको 100% कोई नहीं रोक सकता आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने से। तो साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल्स, तो यहाँ से मेरी गारंटी है कि आपको अच्छा ही लगेगा। यहाँ से जो भी कंटेंट आएगा आपको यहाँ पे ऑथेंटिक ही देता हूँ और कोई भी यहाँ पे गलत होने की चांसेस नहीं रहता, क्योंकि मैं आपको जो सीटेट की फाइनल आंसर की है उसी से आपको मैं कराता हूँ सारे प्रैक्टिस। तो इसमें से कोई गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो यहाँ से शुरू होता है साथियों आपका सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान जिसे आप कहते हैं, सोशल स्टडी, SST या सोशल साइंस। तो जो मेरे साथी जिन्होंने सोशल साइंस के तौर पे अपर प्राइमरी में ले रखा है उनके लिए है, क्योंकि जो 31 से 90 तक गणित विज्ञान का एक भाग होता है वो सेकेंड भाग में होता है और थर्ड भाग में आपका सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस और जो सामाजिक ये इसको सोशल साइंस आप कहते हैं, SST या सोशल स्टडीज़ कहते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, भाग सेकंड में साइंस वाले जो साथी होते हैं उनके लिए और भाग थर्ड में जो हमारे आर्ट साइड के साथी होते हैं उनके लिए हैं। तो साथियों, निर्देश पढ़ते हैं। तो निर्देश के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपको इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो वो आपको चूज़ करना है, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे मेरे जो इंग्लिश मीडियम के साथी हैं और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं, पर मैं आंसर क्वेश्चंस आपके लिए हिंदी में ही पढ़ूंगा और मेरे जो इंग्लिश मीडियम के साथी हैं आप उसको भी आप खुद से पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 31, कथन और कारण से है साथियों पहला ही प्रश्न। तो 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। बिल्कुल, मराठी और गुजराती में बांट दिया गया इसको 1960 में। तो ये आपका कथन तो सही है। अब देखते हैं कारण क्या कहता है हमारा। तो कारण क्या कह रहा है साथियों, 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये भी कारण भी सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन देखिए, वहाँ पे बात हो रही है मराठी गुजराती और बम्बई प्रांत की, यहाँ बात होने लगी है पंजाब की और हरियाणा की। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रिलेट नहीं कर रहा। कारण और अभिकथन सत्य दोनों है, लेकिन जो कारण है वो अब एक अभिकथन के साथ रिलेट नहीं कर रहा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं साथियों। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन पहला है दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड, दोनों ए एवं आर सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। और थर्ड, ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यानी यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मतलब सॉरी 32। इसके पहले साथियों साइंस का पोर्शन किया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, गैप फिल करना है आपको। के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो किसकी वजह से कहते हैं आपको बताना है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप उनको पढ़ते भी जाएंगे, टिक करते जाएंगे, जिससे आपको टाइम सेविंग होगी। तो यानी कि क्या कह रहा है आपका, यानी कि के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, यानी भौगोलिक सामीप्य, यानी कि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। वो उसमें पठार है वो, और ये क्या है, लद्दाख ये बर्फ़ से पूरा ढका रहता है, उसमें उतनी ज़्यादा मात्रा में रही है। तो भौगोलिक सामीप्य तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या, धार्मिक समानता। धार्मिक समानता जरूर कह सकते हैं कि वहाँ भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और वहाँ भी क्या है, बौद्ध धर्म को। तो ये आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद सी क्या है, समान भोजन है। हाँ, तो दोनों में समान भोजन कह लेते हैं। उसके बाद भाषाई समानता है, हाँ, क्योंकि वहाँ से जुड़ा हुआ है तो भाषाई समानता भी है। तो आपके यानी कि बी, सी और डी। तो बी, सी, डी आपको किस में मिलेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में मिलेगा साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33।
7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? पहला, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दूसरा, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, यानी प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो कौन से विचार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये आपको बताना है। तो कौन से साथियों सवाल पर विचार उठाना? तो यानी सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ये इस पर उन्होंने क्या सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, यानी वो कौन सी चीज़ है जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा सूर्य की ऊष्मा, और तीसरा पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, चौथा चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे किसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो वायु है वो पृथ्वी के चारों ओर एक परत के समान बनी रहती है? तो वो है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ये भी साथियों अभिकथन और कारण से है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और देखते हैं कि जो कारण है वो अभिकथन से रिलेट करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। बिल्कुल सही बात है, उसमें वास्तुकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ शाहजहां के शासनकाल में। तो अभिकथन तो आपका सही है। कारण पढ़ते हैं, कारण क्या कह रहा है। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। बिल्कुल सही बात है, आगरा में भी और दिल्ली में भी। आगरा में आपका ताजमहल है, दिल्ली में आपका भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जैसे कि लाल किला हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, तो सब शाहजहां के शासनकाल के ही हैं। तो यानी दोनों हैं, और यहाँ पे शाहजहां ऊपर भी कहा गया है और ये भी क्या है उनके शासनकाल में कहा गया ना, तो शाहजहां के शासनकाल के बारे में बात की जा रही है। तो यानी कारण भी आपका क्या उससे रिलेट कर रहा है। तो यानी कि दोनों सही हैं, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट हो, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथियों पता नहीं क्या हो गया है, मेरे दोस्तों का प्यार कम हो रहा है, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे और ना ही कुछ कमेंट्स में बताते हैं कि कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत कैसी लग रही है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही प्रयास करता हूँ साथियों आपको किसी भी तरह से सफलता मिले। मैं बड़े बड़े कोचिंग और जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं मैं उनकी तरह से तो नहीं, मेरे पास है इतना सब कुछ, लेकिन हाँ मेरा इतना है कि मैं उनसे ज़्यादा ही मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, मैं एज टीचर, और मुझे पता है मैंने इसको बहुत बार क्लियर किया है सीटेट से लेके टेट। तो मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे आपको सफलता मिल सके। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप किसी भी तरह से सफल हों, और क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस होता है सभी लोग कराते हैं, लेकिन हाँ विद एक्सप्लेनेशन और कैसे कराते हैं वो भी है। यहाँ पे मुझे आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट करना, क्योंकि आपको अध्ययन है, आपके पास टाइम भी कम रहता है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना भी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और भी सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप जाके और भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो किन किन से बना है? पहला नक्षत्र मंडल ग्रह सूर्य, दूसरा उपग्रह ग्रह ध्रुव तारा, तीसरा सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड, और चौथा ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सप्तऋषि। तो यहाँ पे हमारा देखो सबसे ज़्यादा आपको किस में, यानी ऑप्शन सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रहे हैं, बस इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो यानी सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए, जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। तो आपको बताना है कि दोनों सही हैं कि या एक सही है। दूसरा क्या करें, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा।
तो आपको बताना है साथियों कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे क्या यानी जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। हाँ, इसको तो 3 भागों में प्रकाशित किया और 1817 में किया। तो आपका ये तो आपका ऑप्शन ए जो है वो तो राइट हो जा रहा है। लेकिन क्या इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों और प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। 3 उन्होंने इसमें नहीं बांटा था, भारतीय इतिहास को नहीं बांटा था। यहाँ पे बात हो रही हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत शासनकाल के टाइम पीरियड को उन्होंने इसमें डिवाइड किया था। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला, पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। दूसरा, पहाड़ महाक्षयित हैं। तीसरा, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। और चौथा, इससे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन करना है। तो क्यों हो रहा है, तो यानी कि आपको बताना है। तो ये हो रहा है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी, यानी जो देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू इनेबल इट, क्योंकि हमारे पास बड़ी भारी मशीनें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम वहाँ पे रास्ते बना पा रहे हैं। और जो रेल मार्ग हैं उन्हें भी बना पा रहे हैं, सड़क मार्ग हैं उन्हें भी बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये भी आपका कथन है, ए और बी इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और अगर दोनों सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल सही बात था। 1770 ईस्वी में बहुत भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में और 1 करोड़ लोगों तक की मृत्यु हुई थी। पहला सही है। दूसरा, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूरे बंगाल की 1/3 आबादी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ए, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। बी, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। सी, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। और डी, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो यानी भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन, तो यानी यह बेसिन क्या उपोष्ण में स्थित है, ठीक है। उपोष्ण यानी कि आपके जो मानसून क्लाइमेट में है वहीं तो है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका आ जाता है, आपका ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, तो बी भी होगा, सॉरी यहाँ पे साथियों यहाँ पे हमें चूज़ करना है। अभी नीचे और है, यहाँ पे, यहाँ से चूज़ करना है। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, यानी सी भी हो जाएगा। और डी यानी बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं, यानी कि आपका डी भी हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सेकंड, यानी बी सी डी, यानी कि 40 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, बी सी डी, यानी ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी। और डी क्या है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या है, स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। आपको बताना है। पहला ऑप्शन पंडिता रमाबाई, दूसरा वीरे सलिंगम पंतुलु, तीसरा ताराबाई शिंदे और चौथा ईवी रामा स्वामी नायकर, यानी जिन्होंने पेरियार कहते हैं। इसका सही जवाब होगा यानी कि स्त्री पुरुष तुलना यानी किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद साथियों बिल्कुल याद कर लीजिए। सीटेट के अलावा भी और भी अन्य एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद कर डालिए, क्योंकि पुस्तकों से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि ये समाज सुधारक हैं तो इसलिए इनसे क्वेश्चन और भी बनता है। तो इसको बिल्कुल रट डालिए, याद भी कर लीजिए कि ये आपको सीटेट के अलावा भी अन्य एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है जो अन्य एग्जाम्स में भी आपकी पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में किस स्थान में मिले। सही विकल्प का चुनाव करें। पहला गारो हिल्स, दूसरा मालाबार हिल्स, तीसरा सुलेमान और किर्थर हिल्स और चौथा नीलगिरी हिल्स।
तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी साथियों, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले, तो वो आपके कहाँ पर मिले, वो सुलेमान और किरथर हिल्स में मिले। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये भी आपका कथन और कारण से साथियों, तो इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी साथी हैं मेरे, वो भी उनको भी रीड करना रहता है, तो थोड़ा सा ही करूँगा क्योंकि उसके ऑप्शन आपको ऊपर से भी मिल जाएंगे। तो कथन क्या है आपका, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर रूढ़िबद्ध धाराएं लोग मानते हैं तो यानी अगर वो उन कामों में निपुण भी होते हैं तब भी नहीं कर पाते हैं। तो आपका कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है, कारण भी पढ़ते हैं। रूढ़िबद्ध यानी देखिए साथियों, यानी इसको रिलेट कर दिया। रूढ़िबद्ध धारणाएं कहा, रूढ़िबद्ध से ही चालू कर रहा है यानी रिलेटेड है। अब ये सही है या गलत, ये हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो यानी ये भी क्या है, रिलेट कर रहा है आपका, यानी रिलेटेड है और उसकी पूरी व्याख्या भी कर रहा है। तो आप ये भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा, यानी आप कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, which of the following गैसेस मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसमें निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं जो अधिकांश मात्रा में हैं, जिनकी मात्रा बहुत अधिक है। पहला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो है बिल्कुल सही, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन आपको सही कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है, तो कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन तो प्रचुर मात्रा में नहीं है। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं है। थर्ड क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और चौथा ओजोन और हीलियम। तो सबसे ज़्यादा यानी क्या, नाइट्रोजन की मात्रा, और नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन उसके बाद क्या आता है आपका, ऑक्सीजन। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। तो आपको बताना है कि सही है या गलत, तो ये बिल्कुल सही है, यानी वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, तो यानी इसको टिक कर लेते हैं, ये तो हमारा सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है। नहीं, बिल्कुल वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं है। ठीक है, ये वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं है, ये आपका जो उस टाइम पे मद्रास में जो समुदाय चल रहा था उससे प्रेरित है, लेकिन आर्य समाज से प्रेरित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। 1929 में ही पारित हुआ था बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी, बालक के लिए और बालक के लिए। ठीक है, यानी पुरुष के लिए और महिला के लिए यहाँ पे, यानी पुरुष पहले दे रखा है, महिला बाद में दे रखी है। तो क्या कंडीशन थी, तो पहला ऑप्शन क्या है 20 वर्ष, यानी पुरुष के लिए 20 वर्ष, महिला के लिए 18 वर्ष। दूसरा क्या 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, तीसरा 21 वर्ष तथा 18 वर्ष, और चौथा क्या 17 वर्ष तथा 15 वर्ष। तो यहाँ पे जो रखी गई थी यानी 18 वर्ष यानी कि बालक के लिए, और 16 वर्ष क्या रखी गई थी बालिका के लिए, कि इससे के नीचे की उम्र के विवाह करना अपराध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी 18 वर्ष एवं 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो पढ़ते चलते हैं और हम लोग टिक करते जाते हैं। यहाँ पे भारत और बांग्लादेश पटसन के जूट अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए, यानी किसकी वजह से पटसन की जो खेती है वो बढ़ती है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो यानी यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल जलोढ़ मृदा में ही होता है, यानी जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसने क्या कहा
इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा, भाई एक बार जब उच्च तापमान की आवश्यकता होती है तो निम्न ताप की आवश्यकता थोड़ी ना पड़ेगी। फिर क्या है, ये तो सी गलत हो जाएगा। डी, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। तो यानी कि ए बी डी, तो ए बी डी साथ में कौन से ऑप्शन में सही है, तो ए बी डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ए बी डी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो आपको बताना है पवन कैसे बहती है। ऑप्शन पहला है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति, ठीक है। तो यही सही बात है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो पहला ही ऑप्शन मेरे तो ख्याल से सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या है, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु बहती है, बिल्कुल गलत। उच्च दाब होगा तो वहाँ वायु जाएगी ही नहीं। थर्ड क्या, संघनित वायु की गति, बिल्कुल नहीं। चौथा, पौधों और जीव जंतुओं की गति, नहीं। पहला ही ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तो ऑप्शन ए फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि पहला यह स्थल रुद्ध है, दूसरा यह महासागरों से घिरी है, और तीसरा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, और चौथा क्या है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो आपको सही जवाब बताना है। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि सीधा सीधा है, ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोपहर को सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है साथियों, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, आपको बताना है कि उनका उद्देश्य आखिर क्या है ग्लोब पर ये रेखाएं खींचने का। तो पहला क्या है, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, तो हाँ यही इसका सुटेबल आंसर है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ग्लोब, ठीक है, तो इसका भी ये भी बेकार है आंसर। चौथा क्या है, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो यानी कि इसका जो सबसे सुटेबल आंसर, यानी पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है ग्लोब में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको सही विकल्प जो नहीं है उसका चुनाव करना है। कथन सही नहीं है, सही विकल्प चुने। देखो कितना कन्फ्यूजन कर रहा है, पहले कह रहा है सही कथन नहीं है और फिर कह रहा है सही विकल्प चुने। तो पहला ऑप्शन क्या है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की, यानी किसकी, यानी HSRA की। तो आपको बताना है बिल्कुल, तो ये उन्होंने HSR यानी कि कानपुर में इसकी स्थापना की थी, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका ये तो सही है, इसमें हमें गलत ढूंढना है। दूसरा पढ़ते हैं, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1928 दिल्ली में इसकी फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, तो ये दिल्ली में हुई। और उसके बाद 1928 पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। तो अब जाहिर सी बात है एक ही जगह स्थापना हो सकती है, तो जो अगर पहला ऑप्शन दूसरा सही है तो यानी तीसरा ही क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। और HSRA के सदस्यों ने सैंडरसन नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो यहाँ पे इसका ये भी आपका सही हो, तो ऑप्शन थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग आंसर, आपको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना था। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये भी साथियों कथन और कारण से है, तो इसको भी देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं इसे और इसको पहचानते हैं क्या सही है क्या गलत है। कथन क्या है, राजस्व वसूली व्यवस्था माहलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, तो आपको बताना है कि हाँ बिल्कुल, राजस्व वसूली व्यवस्था माहलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। तो कथन तो आपका राइट है। कारण क्या है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो ये तो ठीक है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो कारण भी तो सही है साथियों, लेकिन समस्या क्या है इसमें कि ये रिलेट नहीं कर रहा। देखिए ये क्या है, इसके जो है इसका उससे रिलेट नहीं कर रहा, यानी कि
कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे राजस्व माहलवारी बंदोबस्त की बात की जा रही है और यहाँ पे माहलवारी बंदोबस्त से कोई इसका लेना देना नहीं। राजस्व वसूली तो किसी भी तरह, लेकिन यहाँ पे इसके माहलवारी बंदोबस्त की बात की तो इसको उठाना कहाँ से चाहिए था, यानी माहलवारी बंदोबस्त है, तो यानी कि ये रिलेट नहीं कर रहा। तो यानी कि आपका कारण और अभिकथन दोनों सही हैं, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो सतत पोषणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट साथियों, ठीक है, तो सतत विकास जिसको कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है, तो आपको बताना है। तो ए क्या है, संसाधनों की खपत को घटाना। हाँ बिल्कुल, संसाधनों की खपत को क्या करता है, घटाता है। ये सस्टेनेबल जो आपका सतत विकास का अर्थ ही यही होता है कि कम संसाधन में अधिक उत्पन्न करना, तो संसाधनों की खपत को घटाना, ये सही होगा। दूसरा क्या है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि। तो उपयोग में वृद्धि तो कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे खपत घटाना है तो उपयोग में अगर वृद्धि करेंगे तो कैसे संभव है। थर्ड क्या है, संसाधनों का पुनर्चक्रण, बिल्कुल संसाधनों का पुनर्चक्रण होगा, रिसाइकल होंगे। डी क्या होगा, वस्तुओं का पुनः उपयोग, तो ये भी आपका डी भी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो यानी कि आपका कौन कौन सा सही, ए सी डी, तो ए सी डी किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए सी डी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन फर्स्ट, राजाओं और रानियों के बारे में। दूसरा, विद्वानों और कवियों के बारे में। तीसरा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। और चौथा, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो यानी जो पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है, तो ये जानकारी देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो, जैसा भी लगा हो आप ज़रूर बताइएगा। अपना सजेशन जो है वो भी दीजिएगा, आपका स्कोर कितना रहा लास्ट में वो भी बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करें, 90+ का 100+ स्कोर करें आप, मेरी ऐसी कामना है। और आज आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं 55, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, यानी क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट शुद्धिकरण, दूसरा उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता, और तीसरा निष्कर्षण, और चौथा वस्तु की खोज। तो जाहिर सी बात है उपयोगिता अथवा जो प्रायोज्यता यानी कि उसकी यूटिलिटी या यूजेबिलिटी कितनी है, यही उसको रिसोर्स बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए, यानी क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अन्न का क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, यानी कि गैनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी विश्व का धान्यागार कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसके आपको कारण भी यहाँ पे बताने हैं कि किस वजह से कहते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते थे, तो गलत बात होगी, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तभी तो अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते, तो परिश्रमी होंगे तभी तो ज़्यादा कर पाएंगे भाई, तो ये तो आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग होता है, बिल्कुल। और इस प्रदेश में वर्षा की कमी होगी तो फिर कैसे अनाज हो पाएगा, तो ये तो नहीं होगा आपका, तो डी भी आपका नहीं होगा। तो इसमें से सिर्फ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और सी। तो बी और सी किस में साथियों सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है
यानी क्या, यानी कि जिसको हम लोग का मॉडल कहते हैं। अर्थ का मॉडल किसे कहते हैं तो सबको पता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसका आंसर यानी आप बिना ऑप्शन के भी इसका आंसर दे देंगे, तो ऑप्शन तो पढ़ ही लेते हैं। पहला क्या, मानचित्र, दूसरा उपग्रह से प्राप्त चित्र, तीसरा रग्बी गेंद, और चौथा क्या है, ग्लोब। तो इसका यानी हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्लोब ही क्या है, हमारी अर्थ का मॉडल है, रियल मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये भी साथियों क्या, कथन और कारण से लगभग 7 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर 6 क्या टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे और भी मिलेंगे आपको। तो यहाँ से कथन क्या है आपका, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। तो ये आपकी बिल्कुल बात सही है। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। तो कथन तो आपका सही है। कारण पढ़ लेते हैं। कारण कितना सही है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात नहीं की जाती है, यहाँ पे देखो सांस्कृतिक परंपराएं कहा गया था, भाषा, संगीत, तो इसके बारे यहाँ पे उन्होंने ज़मीन जंगल की बात कर दी। तो सही है, लेकिन रिलेट नहीं कर रहा कथन से। तो यानी कि आपका जो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ पे जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं तो उसे क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या, अनुवांशिक बीमारियाँ, तो इसे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, जेनेटिक डिसीज तो होती ही नहीं। दूसरी संचारणीय बीमारियाँ कहते हैं, यानी कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन सेकंड, और अन्य ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उपार्जित बीमारियाँ तो होता है नहीं। और जिसको एक्वायर्ड डिसीज़ कहते हो, जन्मजात बीमारियाँ, वही अनुवांशिक में ही आ जाती। कॉन्जेनिटल डिसीजेस तो ये भी नहीं होगा। तो संचारी बीमारियाँ कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हुआ जा रहा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में आपके लिए बनाऊंगा। 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में और 30 क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में। तो 29 क्वेश्चन इस पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। आज इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। साथियों तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अभी तक चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके साथी अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, अच्छे क्वेश्चन अच्छे मिल सकें, और आप उनके एग्ज़ाम्स में वो भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। अन्य वीडियो साथियों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। कथन पढ़ते हैं साथियों। कथन क्या है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो बने हैं वो, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों। फिर क्या करें, वह व्यवसाय और प्रचार, हाँ व्यवसाय तो बिजनेसमैन तो थे और प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो ये आपका कारण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जो कथन कह रहा है, कथन आपका क्या है वो गलत है, कि उन्होंने क्या कहा कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता, तो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये गलत है। वो भी वो एक बार नहीं अध्यक्ष बने, वो कम से कम 3 बार बने। और वो भी कब बने थे, वो जब 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें बने। फिर उसके बाद 1893 में, नोट भी करते लीजिएगा, 1886 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, फिर उसके बाद 1893 में यानी लाहौर में अधिवेशन हुआ उसमें, और 1906 में फिर कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और फिर उनका यूके जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसमें वो संसद यानी भारतीय सदस्य के रूप में चुने गए। इसी वजह से वो कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे, इसी वजह से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्या है, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट पार्ट में आगे के 30 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। तो साथियों वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।